क्या हुए? हेलो। हाँ, आप चल रहा है। चलिए, WTO एंड सब्सिडी और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, NBS भी और WTO बेस्ड सब्सिडी। तो इसमें WTO एंड द बॉक्सेस ऑफ सब्सिडी, बॉक्सेस ऑफ सब्सिडी, WTO और सब्सिडी के बॉक्सेस। तो इसमें जैसे आप देखेंगे, ग्रीन बॉक्स, उसके बाद फिर उसके बाद आपका एम्बर बॉक्स। ठीक है, पहले तो आप लोग ये समझें कि जो बॉक्स लिखे जाते हैं इनका मतलब क्या होता है। उसके अलावा और जैसे डी मिनिमिस है, रेड बॉक्स है, और डिफरेंशियल सब्सिडीज है, बहुत सारी हैं। इसके बाद फिर जैसे आपका रेड बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पहले ये समझिए कि है क्या। जैसे मान लिया हम कहें कि सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब है एन इकोनॉमिक सबवेंशन। ये एक तरह की इकोनॉमिक सबवेंशन है। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आर्थिक सहायता। ठीक। आर्थिक सहायता कई लेवल पे दी जा सकती है। जैसे कृषि में हो सकती है, जैसे व्यापार में हो सकती है, और जैसे आपका उद्योग में हो। ठीक है, ये प्रमुख हुआ। इसके साथ साथ यदि हम और देखें, तो जैसे मान लिया हम कहें कि आर्थिक सहायता, ये फिर जैसे रिसर्च के वर्क के लिए हो सकती है। ठीक। ये जैसे एनवायरनमेंट के लिए हो सकती है। ठीक। ये जैसे बहुत सारी सोशल हेल्प की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है ना, इस तरह। और जैसे मैं लिख देता हूं आपका अदर्स। ये एक बात तो ये हुई। उसके साथ साथ आर्थिक अनुदान दो तरह का हो सकता है, जो हम एक दिन पहले भी मैं डिस्कस किया हूं, जो आपने लिखा भी है। इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। ठीक। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के साथ साथ यह भी देखना है कि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टोर्टिंग द ट्रेड। क्या ट्रेड को डिस्टोर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब हिंदी में मैं लिख दूं, क्या व्यापार में विकृति पैदा करती है, विकृति पैदा करती है। ये आपका है किसके संबंध में? डायरेक्ट तो एक्सेप्टेड है, डायरेक्ट एक्सेप्टेड। तो जब हम ये इश्यूज डिस्कस करते हैं WTO और सब्सिडी के रिलेशन में, तो ये पढ़ा जाता है कि ऐसे कौन कौन से आइटम हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है, जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जैसे मान लीजिए ये जो बॉक्सेस बने हैं, तो अब मैं इनमें से कुछ आइटम निकाल लूं। जैसे मान लिया, सपोज हमने एक बॉक्स तैयार किया। ठीक। इस बॉक्स में मैं लिखूं कि सब्सिडी दी गई किस पे। मान लिया मैं लिखूं सब्सिडी दी गई किस पे, एनवायरनमेंट पे। जैसे मान लिया मैं कहूं सब्सिडी दी गई फॉर सोशल कॉज। ठीक।
जैसे मान लिया सब्सिडी दी गई डायरेक्ट सपोर्ट टू दी फार्मर्स, ठीक है ऐसे। तो अब जैसे इन सारे आइटम्स को हमने मान लिया कि ये का क्या है, एक्सेप्टेड है, ठीक। तो एक्सेप्टेड का मतलब इनको क्या मिल गया, ग्रीन सिग्नल। तो इस बॉक्स को उन्होंने मान लिया कि ये क्या है, ग्रीन बॉक्स। तो अपने दिमाग में पहले ये बाहर निकाल देना कि पता नहीं भाई ये बॉक्स क्या है। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया, जैसे मैं लिखवाते से बोलता हूं ना, एक सेपरेट बॉक्स बना के लिख लीजिए उसको। तो ये वही है कि बहुत सारे आइटम्स में से कुछ आइटम को निकाल निकाल करके अलग अलग बॉक्सेस में रखना। तो जैसे रेड बॉक्स में जितने भी आइटम्स आएंगे, मान लिया मैं कहूं कि रेड, तो इसमें क्या, all the items are what, restricted, या उनको मैं कहूं जो आपने बोला नॉट व्हाट एक्सेप्टेड। तो रेड बॉक्स पूर्णतः प्रतिबंधित है, ठीक है ना, मतलब इसको स्वीकार किया ही नहीं गया है। ग्रीन बॉक्स स्वीकार्य है। एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स जो है ये एक दूसरे का सब वर्जन है। ब्लू बॉक्स जो है विद सम एक्सेप्शंस के साथ में एक्सेप्टेड है, एम्बर बॉक्स भी एक्सेप्टेड नहीं है, बात समझे ना, उस तरीके। तो इनको ये जो बॉक्सेस हैं ये, तो डब्ल्यूटीओ ने बहुत सारे आइटम्स को निकाल करके कुछ बॉक्स प्रिपेयर किए हैं, जिन बॉक्स के माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि भाई ये जो सब्सिडीज है एक्सेप्टेड है या एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था जब डब्ल्यूटीओ का हम बात कर रहे थे ना, कि आपने कहां कहां पे गड़बड़ किया। जैसे मान लिया हम मान के चले, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडी आप मान लो, एक्सपोर्ट सब्सिडी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक। जैसे मान लिया प्रोटेक्शनिज्म की जितनी भी चीजें हैं, संरक्षणवाद, नॉट एक्सेप्टेड कंप्लीटली, ठीक है। जैसे मान लिया सपोज इंपोर्ट भी सब्सिडी है, इंपोर्ट व्हाट सब्सिडी, ये भी क्या है, नॉट एक्सेप्टेड। जैसे अधिकांश जो है मींस मोस्टली आपकी जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है, मोस्टली इनडायरेक्ट व्हाट आपकी सब्सिडी, ये भी क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। अब जब ये एक्सेप्टेड नहीं है तो ये कंप्लीटली पार्ट है किसका, रेड बॉक्स का। तो यानी आइटम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करके उनको अलग अलग कैटेगरी में रखना कि ये एक्सेप्टेड है, ये कुछ शर्तों के साथ एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड नहीं है और इस पे तो विचार ही नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पूर्णतया प्रति। तो तीन कैटेगरी हुई कि ये ग्रीन सिग्नल है, इसको सिग्नल है विद सम कंडीशंस, ये एक्सेप्टेड नहीं है मतलब अच्छी नहीं है, और ये क्या है, ये पूर्णतया क्या है, प्रतिबंधित है, जिसको हम स्वीकार करेंगे। तो इन सब का मतलब जो बॉक्सेस हम लोग पढ़ते हैं इनका मतलब ये बात इतनी समझ में आती है। तो पहले इसको लिखो फिर चलते हैं आगे। हे प्रभु, वीपी सिंह के बिना क्लास का जो माहौल है वो माहौल नहीं रहता। आप सब लोग बड़े नीरस, फीके, वेपिड इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। हाँ, पेपर दे रहे हो नहीं है? दोगे? हाँ बस, विचार नहीं रखना है, विचार नहीं रखना। अभी मैं आने से पहले एक वीडियो देख रहा था, कोटा के ऊपर एक वीडियो बनी हुई थी, उसमें इंजीनियरिंग का वो कोई वेब सीरीज बना हुआ है उस पे। तो एक टीचर था, बहुत शानदार जो है डायलॉग दे रहा था बच्चों को। वो बच्चे चले आते हैं ना घर से, अच्छा मुझे ऐसे याद नहीं रहता, जीतू भैया, हाँ हाँ, तो टीचर जो है, अच्छा जीतू ही है उसका नाम, ओके ओके।
वो भी इंजीनियर रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। 80 पास आउट है। तो मैं उसी को देख सुन रहा था। तो उसमें वो डायलॉग तो खैर आपको पता ही है, जो भी लोग लिखते हैं वो अ, मनोज मुंशीर जैसे सभी नहीं होते। रामायण का जो कबाड़ा किया उस बंदे ने, रामायण मूवी का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का है, जलेगी भी तेरे बाप। कुछ नहीं पढ़ा होता इन लोगों ने, ये आपको गलत फहमी है। पढ़े हुए लोग ये हरकत नहीं करते। मैं एक बहुत पहले एक बड़ी जबरदस्त वो मूवी देख रहा था, तो उसमें एक डायलॉग था। तो उसमें डायलॉग में ये दिखाया गया था कि होता क्या है एक्चुअली में, दुनिया में एक फंडा है, वो है कि जैसे कोई बड़ा आदमी है, उसको रिझाने के लिए क्या करेंगे। आपने देखा होगा जैसे एमएफ हुसैन। तो एक बार जब मेरे मामा सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में जब तक सर्विस में नहीं आए थे, तो वो ये जो कोई होटल है दिल्ली का बहुत बड़ा होटल, वो बना था। तो उस समय वो मेन उसमें वो थे, मतलब आर्किटेक्ट। तो एक बार वो ले गए होटल घुमाने के लिए। तो वहां पे एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसपे दो तीन घोड़े वाइट से कलर के यूं खड़े होकर के वो, और उसके नीचे लिखा था एमएफ हुसैन। तो मैंने कहा मामा ये क्या पेंटिंग लगाई है इन लोगों ने जो है, ये धेले की है नहीं। बोला तुझे धेले की नहीं लग रही है, ये 3.5 करोड़ रुपए में खरीदी, और आज से मैं 20-22 साल पहली बात आपको बता रहा हूँ। बोले तूने 3.5 करोड़ रुपए मिट्टी में मिला दिए। मैं बोला इसको तो कोई 3 रुपए में ना खरीदे। बोला यही तो दुर्भाग्य है कि चूंकि इस पे नाम लिखा गया किसका, एमएफ हुसैन का, तो दुनिया हो गई पागल। बात समझे ना, एमएफ हुसैन। तो कभी कभी जब किसी की किस्मत में कोई संयोग या कोई योग ऐसा बना होता है कि उसका लाभ उसको मिलना है, तो मिलता है। जैसे अभी एनिमल मूवी, जितने रिव्यू, जितने देखने वाले, सब महा गालियां ही दे के बाहर निकले। समझे ना। और ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि मूवी के नाम पे टाइम पास है, वाहियात पना दिखा गया, लेकिन फिर भी 600-700 करोड़ का बिजनेस कर गई। आप समझे ना। तो इसको क्या कहा जाए, तो ये सिर्फ क्या है, ये रणबीर कपूर की किस्मत में ये उछाल था कि उसकी मूवी को 700 करोड़ कमाने थे, तो कमा लिया। यही, अब उस कितना भी लगाओ लेकिन पैसा निकाल लिया उसने अपना। बात समझे। तो कभी कभी ये संयोग होता है, पर चांस इसको बोलते हैं, कि बहुत घटिया चीजें भी बहुत अच्छे बिक जाती हैं, और कई बार बहुत अच्छी चीजें भी क्या हैं, यूं ही दम तोड़ देती हैं। अब हाँ, अब मैं पढ़ाऊंगा ना सारी। अभी मैंने सब्सिडी बॉक्स थोड़ी समझाया आपको, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं पढ़ाया। अभी मैंने केवल ये बताया है कि जो बॉक्सेस बने हुए हैं उनका मतलब क्या है। अभी हम पूरे पढ़ेंगे, कैटेगरीज वाइज भी लिखेंगे इनको ऐसे। अभी मैं पढ़ाऊंगा सारा जो है। असल में देखो ऐसे समझो, जैसे आ, कुछ चीजों पे विचार किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें विचारणीय ही नहीं होती। आप समझे ना। कुछ चीजों पे, जैसे मान लिया ऐसे समझो, वही एथिक्स वाला एग्जाम्पल फिर मुझे याद आता है वो, क्योंकि दिमाग में घुसा रहता है। जैसे मान लिया हम ये मान के चले कि कई सोसाइटी में बहुत क्लोज रिलेशंस में विवाह हो जाता है, चाचा की लड़की से हो गया, मामा की लड़की से हो गया। आपने देखा ना साउथ इंडिया में इस तरह के बहुत सारे। लेकिन भाई बहन में नहीं होगा। विवाह तो है ना, तो वो विचारणीय ही नहीं है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध है कि वो ना तो विचारणीय है, ना उस पर कभी डिस्कस होगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि चाचा की लड़की से है तो विवाह हो सकता है, मामा की लड़की से है तो विवाह हो सकता है, मौसी की लड़की से है तो विवाह हो सकता है। रिश्ते में वो भी बहन ही है, लेकिन उनसे फिर भी विवाह की स्वीकृति है। लेकिन जो आपके ब्लड रिलेशन में है उससे विवाह की स्वीकृति नहीं है। बात समझे। यही रेड बुक्स है और यही एम्बर। अब क्लियर होगी।
चलो, इसलिए मेरे से मत पूछा करो क्योंकि मेरे एग्जाम वही होते हैं जो बिल्कुल फिर क्या है, सटीक। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जो सोचने की क्षमता है ना आप लोगों की, वो विकसित हो, तभी तो आप डिफरेंस कर पाएंगे ना, नहीं तो कैसे डिफरेंस करोगे। हे ईश्वर बोलो ये, ऑल द आइटम्स आर रेस्ट्रिक्टेड, वो दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है वो। अच्छा, रिफ्लेक्शन आ रहा है, देख ली, कमाल कर दिया बाबू, इसके लिए तो दावत बनती है। सीखनी नहीं पड़ेगी, सीखनी ही है, इसमें पड़ेगी वाला तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता मामला आप लोगों को सीखना ही है। हो गया, डन। हम्म, चलिए अब पहले इसको पे थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। देखो, अब इसमें मुद्दा ये भी नहीं है कि भाई भी राष्ट्र इनको जानबूझ के अच्छा, ओके सर, ओके, स्पीड थोड़ा बढ़ा लिया करो रे। अब ऐसे भी समझो, पॉइंट समझो, देखो पहले इसमें यह भी नहीं है कि कोई राष्ट्र इनको जानबूझ के देता है, नहीं, राष्ट्र अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको देते हैं। दूसरा, राष्ट्र की कंडीशंस क्या हैं उनके अकॉर्डिंग भी सब्सिडी दी जाती है। जैसे मान लिया हम ये मान के चलें कि इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन बहुत अच्छी हो और जो बायर्स हैं उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत अच्छी हो, तो हो सकता है गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत ना पड़े। जैसे मान लिया सपोज गेहूं 100 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब मतलब इस कई क्रूशियल पॉइंट्स को के आधार पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। डन। नहीं, पीछे मीठा तो नहीं है ना, हाँ बिल्कुल। अरे चीनी डालो ही मत, मैं शक्कर ला के रखूंगा 2-3 किलो, 1 गिलास पानी और ले आना है ना गर्म, रुको 1 मिनट, बस उसे ही डाल के दिया करो। जैगरी है ना। डॉक्टर डराते हैं, बोलते हैं सफेद सफेद मीठा और सफेद नमक नहीं खाना चाहिए, बोलते हैं ऐसा, और वो सही भी बोलते हैं। कल भी मैं डॉक्टर के ही साथ था, बड़े, क्योंकि डॉक्टर लोग कई हैं ना, मित्र फ्रेंड सर्किल में, तो उनके साथ बैठो तो लगता है कि निकलने ही वाला है बस आदमी। हाँ, वकील के साथ बैठोगे तो लगेगा बस गए जेल, डॉक्टर के साथ बैठेगा तो लगेगा निकल लिए ऊपर। क्यों? और खुद, मतलब डॉक्टर साहब जो मित्र हैं, खुद उनका डील डोल देखोगे तो यूं फैले पड़े हैं ना, मतलब कल थे वो ऐसे यूं डाइनिंग टेबल की तरह बाहर आ रहा है, और खूब चिकन दो दबा के खाते हैं सब जो है ना। और मुझे बोले, शर्मा जी फैट बहुत कम से कम मात्रा में लिया करो। मैं, जी सर, ठीक। उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन वैसे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, बड़े पोस्ट पे हैं काफ़ी, एमडी हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था ये नमक वमक, बोले बिल्कुल नहीं खाना, बहुत कम इंटेक होना चाहिए। मैं, ठीक है। और जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो हरी मिर्च के साथ यूं नमक लगा लगा के ऐसे चबा के,
मेरे मन में तो ठीक है, लेकिन वही है, उल्टी सीधी दवाई दे दी तो पता लगा कि अरे तो फिर भी तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, खुद भी उन पे अमल करो, है? हमारे ऊपर हमें बोल रहे हो नमक ना खाओ। चलो अब हम तो नहीं खाएंगे, देखते हैं कितना जीते हैं। चलिए देखिए, देखो अब फिर इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सब्सिडी देने की वजह क्या है और दिक्कत कहां से क्रिएट होती है। सबसे पहले, जैसे हम किसी नेशन पे आए, जो भी कोई राष्ट्र इनको ऑफर कर रहा है, तो एक तो उस राष्ट्र की जो सरकमस्टांसेस हैं वो क्या कहती हैं, ठीक। दूसरा, इसके बाद जो कंडीशंस ऑफ द फार्मर हैं, ऑफ द फार्मर्स, जो किसान हैं उनकी अवस्था कैसी है, ठीक है ना। ये तो मैं मान के चलता हूं कि ये दो फैक्टर्स हैं जो मेन फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स कंपेलिंग ए नेशन टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द फार्मर, टू दी फार्मर्स। यानी फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए जो दबाव है राष्ट्र के ऊपर, जो कंपेलिंग फैक्टर्स हैं, वो ये दो हैं, परिस्थिति और दूसरी किसानों की अवस्था। बात समझे ना। नेशंस दो हैं, फिर हम ये मान के चलें तो एक आपका जो डेवलप्ड है और दूसरे जो बच्चे हैं डेवलप, है ना ये। अच्छा, अब बात क्या है, सब्सिडी जो दी जाती है वो किस ग्राउंड पे दी जाती है, ये तो कंपेलिंग फैक्टर्स हो गए कि कंपेलिंग, ठीक। ग्राउंड को हम लेके चलें कि सब्सिडी का जो ग्राउंड है, वीपी सिंह ग्राउंड समझते हो, ग्राउंड माने, वीपी सिंह तुम्हें मैं सीधा कर दूं, सही बताओ ग्राउंड से क्या मतलब है। ग्राउंड का मतलब है आधार, कि सब्सिडी देने का आधार क्या है। तो यदि हम आधार की बात करें तो राष्ट्र दोनों ही, ये जो दोनों हैं, एक नहीं, दोनों एक ही बात को बोलते हैं, बोलते डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट इन द नेम ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट, घरेलू सहायता के नाम पर। क्यों, उसकी वजह है, जैसे भाई उद्योग हैं तो बहुत सारी छूट है? ट्रांसपोर्टेशन में छूट है, इलेक्ट्रिसिटी में छूट है, उसके बाद इंपोर्ट करने वाले आइटम पे छूट है, बहुत सारी टैक्सेस में छूट है, दुनिया भर का। तो किसान भी तो कहेगा ना, तो मेरी क्या गलती है कि मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। तो नेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैरिटी को लाना, कि यदि जैसे एक बात मान लिया आप, ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है। फार्मर्स के वो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने पिछले 50-60 सालों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। उस आंकड़े में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंडिया के ने कितना कितना इंसेंटिव पिछले 70 सालों में बढ़ाया, जिससे कि लोगों की इनकम इंक्रीज हुआ। तो उन्होंने एक तो सर्विस लिया, इंडस्ट्री को लिया और एग्रीकल्चर को। तो यदि हम सर्विस सेक्टर को देखें तो इसमें कम से कम 400 गुना, 400 टाइम्स, मैं कह रहा हूं परसेंटेज नहीं, 400 टाइम्स इंक्रीज इसमें हुआ है। जैसे अभी एक बात समझो, जब मैं 10th में पढ़ता था, उस समय जो सिपाही की नौकरी के लिए फॉर्म निकलता था, उसकी जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 950 रुपए से 1300 रुपए थी, 1100 या 1300 थी। और ये मैं बात बता रहा हूं आपको 1998-99 के आसपास की, ठीक। 1998-99 में सिपाही की सैलरी कितना,
मतलब उस रैंक में जितने भी लोग थे उनकी सैलरी गवर्नमेंट फॉर्म पे ये लिखा आता था 950 से 1350 रुपए। तो 1350 डबल मान लेते तो उसको उस समय जो सैलरी मिलती थी वो 3 और 4 हजार के आसपास मिलती थी। आज वर्तमान में एक सिपाही की सैलरी 40 हजार रुपए है। अब आप मुझे बताइए कितना गुना इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है ना, अगर परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो हवा निकल जाए। लेकिन यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो इनकी इनकम है, डबल नहीं हो पाई है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब जब ये डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा कि देश का एक सेक्टर, तो जैसे आपने देखा होगा अभी भी क्या होता है कि जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में चले गए या किसी ठीक नौकरी पे, तो उनको समाज में ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा सम्मान मिलता है। वो क्यों? एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते, एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। दूसरा ये है कि सैलरी बहुत अच्छी है। बात समझे ना, बहुत अच्छी सैलरी होने का मतलब ये है कि आज अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो आपको ये दुख नहीं होता कि मैं किसी कॉरपोरेट सेक्टर का पार्ट क्यों नहीं हूं, क्योंकि 70-80 हजार रुपए आपको कलेक्टर बनने के बाद भी मिल जाते हैं, जो समझे ना। अच्छा, कल की रिपोर्ट में बता दूं आपको, बड़ा शॉकिंग है भैया। कलेक्टर बनने के बाद, मतलब आईएएस बनने के बाद भी कलेक्टरी नहीं मिल रही है। अभी यूपी में 350 नए रिक्रूटरी ऐसे हैं जिनको पिछले 5 सालों में एक भी बार कहीं किसी जिले की कलेक्टरी नहीं मिली है। एसडीएम एसीएम के ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मतलब एक तहसील में 7 एसडीएम है इस समय, 7 एसडीएम। और जबकि पहले एक तहसील नहीं, मतलब जो पूरा ब्लॉक होता था उस पे एक एसडीएम होता था। पोस्ट कितनी है आज की तारीख में, इतने लोग रिक्रूट हो गए हैं कि गवर्नमेंट के पास में है ही नहीं कि किसको जिला दिया जाए। तो जिसको तहसील मिलेगी तो बड़ी जबरदस्त अप्रोच वाला आदमी होगा कि एसडीएम बन के गया है तो उसको क्या मिलेगा, एसडीएम मिल, नहीं तो एसीएम और ये इस तरह की पोस्ट पे वो काम करते। कल जब मैं बैठा था शिवम के पास तो वहां कम से कम 7 ऑफिसर्स बैठे हुए थे, 7 से 8 ऑफिसर्स। तो वही बता रहे थे, बोले सर यहाँ आप लोगों को लगता होगा कि भाई आईएएस बने, तो बोला अभी पिछले दिनों क्या था, उनकी एक कुलीग है, नाम भी वो ले रहे थे, रितु नाम था उसका, बोला उसको बहुत अप्रोच करा के तो वो कलेक्ट्री मिली। ठीक, तुरंत ही डिविजनल कमिश्नर बदल गया तो डीसी के अंडर में सब काम करते हैं। एक डीसी के अंडर में कम से कम 7 से 8 कलेक्टर होते हैं। आते ही उसको फिर से कलेक्ट्री से हटा दिया, किसी दूसरे को रख लिया। बोला इतना पंगा है आज की तारीख में कि आप बैठे तो उसी पोस्ट पे हो, सैलरी वही मिल रही है लेकिन पावर नहीं है आपके पास, ना पोजीशन है। तो जैसे आपको घर बैठा करके 70 हजार रुपए की सैलरी दे देना, आप समझे ना, ये हालत है। इतना जबरदस्त कंपटीशन है आज की तारीख में। तो अब कम से कम ये है कि जब आप किसी सर्विस में चले जाते हो तो आपको ये नहीं लगता कि मैं कॉरपोरेट कल्चर का पार्ट नहीं हूं। लेकिन एग्रीकल्चर में ये है पंगा, आप चाहे कितने भी बड़े जमींदार क्यों ना है, लेकिन फिर भी आपको एक हे ही दृष्टि से देखा जाता है। उसकी वजह, क्योंकि जो इनकम का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें इतना डिफरेंस आ गया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटिस्टिक्स दिया कि भाई सरकार अब तक सैलरी के मामले में कितने सारे जो हैं वो पे कमीशन ले आई है अब तक। 11th पे कमीशन, 12th पे कमीशन, सबकी रिपोर्ट लागू। फार्मर्स के लिए क्या है या इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्या है? तो मुद्दा क्या है कि इन द नेम ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट दोनों ही लोगों को क्या है, सब्सिडी देना पड़ता है। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सब्सिडी का पैटर्न क्या होगा। तो जैसे हम देखें व्हाट, ये बात समझ में आई ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सब्सिडी का ग्राउंड क्या है, व्हाट विल बी दी पैटर्न। तो जैसे इस पैटर्न में ही पंगा क्रिएट होता है, तो कुछ देशों में तो सीधी दी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, और ज्यादातर राष्ट्रों में दी जाती है किस मामले में, इनडायरेक्ट। और ये क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मैंने बताया इसका जो एरिया है, उस दिन भी मैंने समझा था, ये क्या है, एरिया इज स्मॉल। यानी या तो एरिया स्मॉल है या उन लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट दी जाती है जिनकी संख्या कम होती है। इनडायरेक्ट देने की मजबूरी क्या है कि इनडायरेक्ट हमेशा उन लोगों को या सोसाइटी के उस पार्ट को दी जाएगी
जो क्या है, लार्ज इन व्हाट, नंबर एंड एरिया, जिनका एरिया और नंबर क्या होगा, लार्ज होगा। तो इसी को लेकर के ही डब्ल्यूटीओ में डिस्कशन होता है। तो डब्ल्यूटीओ सीधा ये मान के चलता है कि इनडायरेक्ट जो है वो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है, ट्रेड डिस्टोर्टिंग, और ये जो है नॉट क्रिएटिंग एनी डिस्टोर्शन, ये कोई भी डिस्टोर्शन क्रिएट नहीं करती, यानी ये विकृति पैदा नहीं करती है और पहले वाली विकृति पैदा। तो अब इसमें घरेलू सपोर्ट में कौन कौन सी सब्सिडी दी जाए, एक बात, और फिर वो अगर दी जा रही है कंटिन्यू, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से उनको मना कर दिया गया है, फिर उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई कि भाई यदि आप ये सब्सिडी दे रहे हो तो कितने समय तक दे सकते हो, पहली बात। डेवलपिंग नेशंस कितने समय तक दें और डेवलप्ड नेशन कितने समय तक, कितने समय में आपको अपने द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के भाग को कम करना है। जैसे आने वाले 10 सालों में 36%, 20%, 24%, उस तरीके से दोनों राष्ट्रों के लिए क्या है, लिमिट डिसाइड की, और फिर आने वाले भविष्य में धीरे 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 कम करते हुए इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल खत्म कर देना है, जिससे कि दोनों राष्ट्रों में जो डेवलप्ड है जाने वाली सपोर्ट का स्वरूप एक ही होगा। तो सपोर्ट के स्वरूप को बनाने के लिए इस पैटर्न को क्या है, डेवलप किया गया। बात समझे ना, ये बात क्लियर हुई, लिख लीजिए इसको। कम मीठे के बाद भी इतनी मीठी है ये मेरे मालिक। ये सेट शुरू हो गया, ठीक पढ़ा रहे हैं सर, चलिए। मिस्टर जसबीर भारद्वाज, हैं? क्या, मेरे पुराने मित्र हैं, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैंने सोचा वहां चलो। दूसरा ये भी है कि सर मुखर्जी नगर में ही रहते हैं ना, तो लंबा समय दे पाएंगे आप लोगों का, निपटा देंगे जल्दी। फिर मैं समझा रहा हूँ, सी सेट को हल्के में बिल्कुल ना लियो, जितनी मेहनत कर सको उतनी, और ठीक ठाक पढ़ लिया ना तो दूसरी नौकरियों के भी क्या हैं, अवसर खुल जाएंगे जो हैं। जैसे 32 33 की एज हो गई है जिन लोगों की उनके लिए यूपीएससी एसएससी इसके अलावा फिर और कौन सी अपॉर्चुनिटी बनती हैं, टीचिंग की हैं, काहे की हैं, टीचिंग की, उसमें क्या एज है टीचिंग में, बीटीसी, ओके, और प्रोफेसर के लिए, नहीं नहीं, अच्छा, ठीक, मतलब जैसे अगर कोई आदमी बीएड करता है तो फिर टीचर कैसे बनेगा आदमी, अच्छा नहीं, प्राइमरी से ऊपर जैसे बीएड के ऊपर कौन सा क्या है वो, है ना, अच्छा, असल मेरे से हमारे पड़ोस में एक वुमन है, वो पूछ रही थी कि मैं करूं तो करूं क्या। अब अब मैं समझा, मैंने कहा मगा जी मैं तो सिर्फ सिविल के बारे में जानता हूँ, बाकी तो मैं मगा उन्हीं बच्चों से पूछ सकता हूँ जो तैयारी में आजकल हैं। उनकी उम्र हो गई है अभी समय 33, तो क्या किया जा सकता है, तो टीचर में तो इतनी नौटंकी बता रहे हो आप, बी एड टेड मैट फैट पैट कौन करेगा इतना
हाँ हाँ। अच्छा, यानी अध्यापक ही बनना पड़ेगा। एथिक्स का अध्यापक बनेगा, हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा,